नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिनोमैटिक की पाठशाला में। NISM 5A की तैयारी कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 जो कि है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। आइए इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आपके प्रैक्टिकल काम में भी बहुत काम आने वाला है। आई एम श्योर आप लोग सब NISM 5A एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आज जब आप मार्केट में उतरोगे, क्लाइंट से चेक उठाओगे और उस समय जब डिसाइड करना होगा कि भाई इसको इक्विटी दें कि डेट दें, लार्ज कैप दें कि स्मॉल कैप दें, तो इस चैप्टर में पढ़ाई हुई बातें आपको बहुत याद आने वाली हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर को दिया गया है। एंड ऑल्सो फ्रॉम योर रियल लाइफ बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो सबसे ज़्यादा काम आपको यही चैप्टर आने वाला है। तो इसको एकदम कान खोल के दिल लगा के सुनिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो लेट्स गिव ड्यू अटेंशन टू इस चैप्टर में। हम लोग बेसिकली क्या क्या सीखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, इसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट अ पूल्ड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, और ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट है ये एक स्कीम में जा रहा है। उस स्कीम का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर के नीड के हिसाब से अगर वो ऑब्जेक्टिव मैच करता है तो वो सारे इन्वेस्टर्स उस व्हीकल को पैसा देते हैं, उस स्कीम को पैसा देते हैं। ये पैसा पूल होकर के एक फंड मैनेजर के पास जा रहा है और फिर फंड मैनेजर इस ओवरऑल स्कीम के पैसे को मैनेज कर रहा है अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। वो उस पैसे को मार्केट में डिप्लॉय कर रहा है। अल्टीमेटली ये पास थ्रू व्हीकल है। इसका मतलब कि जब ये पूल का वैल्यू बढ़ेगा तो उसमें जो प्रॉफिट्स आएंगे वो इन्वेस्टर को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर है, उसको इस स्कीम तक पहुंचना है। ज़रिया कौन है? वो या तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। इनके थ्रू वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। ट्रांजैक्शन जनरली क्लियरिंग फर्म्स, एग्रीगेटर्स के थ्रू होता है। लाइक NSE का NMF2 प्लेटफॉर्म है, BSE का स्टार MF प्लेटफॉर्म है, एम्फी का अपना MFU प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं। RTAs के पास में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, RTA सर्विस सेंटर है। एंड अल्टीमेटली वो पैसा जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, जहां फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है और फंड मैनेजर रिटर्न्स बना के देता है, जो कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर के खाते में फिर से आती है। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वन नीड्स टू लुक इनटू इज़ बेसिकली सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। मेरा पैसा कितना सेफ है, मेरा पैसा कितनी आसानी से निकल सकता है, और मेरे पैसे में क्या रिटर्न बन सकता है, राइट। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम म्यूचुअल फंड को समझें तो म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में। अगर मैं ब्रॉडली कहूँ तो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या कर रहा है? आपके पैसे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कैपिटल अप्रिसिएशन कराना, वेल्थ क्रिएशन करना बाय इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो वैसे ही दूसरी छोर पर खड़ा है ओवरनाइट फंड। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है आपके पैसे को बिल्कुल सेफ रखना और आपको एक रीजनेबल इनकम, समझ लो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, राइट। और इसी के बीच में आता है हमारा एक हाइब्रिड फंड, जो कि कहता है भाई कुछ पैसे अपने लगा देते हैं इक्विटी में और कुछ पैसे लगा देते हैं डेट के अंदर में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि कुछ हद तक आपको मैं डेट की सेफ्टी दे सकूं, बट मैं आपको डेट से ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकूं, तो कुछ एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन भी कवर्ड हो। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कीम और एक इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहा है, उसको मैच करके एक MFD डिसाइड करता है कि किस इन्वेस्टर का पैसा किस तरह के स्कीम में जाना चाहिए। आइए इस चैप्टर के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पहले सीखते हैं। म्यूचुअल फंड में यूनिट, NAV और AUM क्या होता है, ये सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आप लोग जब शेयर में पैसा लगाते हो, आप शेयर का एक दाम देखते हो जिसको हम करंट मार्केट प्राइस या शेयर प्राइस कहते हैं, राइट। अभी आपने देखा फलाने शेयर का दाम चल रहा है मान लीजिए 100 रुपया, और आपने 1000 रुपये लगाए, तो आपको 10 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में मिलते हैं, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं। तो सिमिलरली जैसे शेयर का एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम के प्राइस को हम NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर में, जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ NAV के ऊपर में कि NAV क्या होता है, कैसे निकलता है।
बट एज ऑफ नाउ अभी आप इतना समझ के चलिए कि म्यूचुअल फंड स्कीम का जो दाम होता है उसको हम NAV कहते हैं। तो लेट्स से एक स्कीम है जिसका NAV 100 रुपये का है और आपने 1000 रुपये उस स्कीम में लगाए, तो आपको रिटर्न में, जैसे वहाँ शेयर मिलते थे, यहाँ आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, यहाँ आपको रिटर्न में यूनिट्स मिलते हैं। राइट दोस्तों, सो अगर आपने 100 रुपये के NAV पर अगर आपने पैसे लगाए, आपने 1000 रुपये लगाए, तो रिटर्न में आपको 10 यूनिट मिलते हैं। राइट, अब ये AUM का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो दोस्तों, जब एक स्कीम के अंदर में लोग पैसे लगा रहे हैं ना, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगा रहे हो, और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग इंडिया के अंदर में पैसे लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो स्कीम हर बार जब कोई पैसा देता है तो स्कीम उसको कुछ यूनिट इशू कर देता है। तो देखा जाता है कि सर स्कीम ने ना बहुत सारे यूनिट इशू कर दिए। मान लीजिए एक स्कीम ने 100 करोड़ यूनिट इशू कर दिए। राइट, हो सकता है मेरे पास में 10 यूनिट रखा है, हो सकता है आपके पास में 1000 यूनिट रखा है, किसी और के पास में 1 लाख यूनिट रखा हुआ है। इस तरीके से अगर मैं सारे इन्वेस्टर्स के यूनिट्स को जोड़ दूं तो इस स्कीम ने, इमेजिन करिए, 100 करोड़ यूनिट बांट दिए, और एक यूनिट की कीमत मान लीजिए आज के दिन है 100 रुपये। राइट, तो उस स्कीम का टोटल कॉर्पस कितना हुआ जिसको कि आज फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो 100 करोड़ यूनिट, एक यूनिट का दाम 100 रुपया, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्कीम का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट आएगा 10,000 करोड़ रुपए। राइट, फिर आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर एक स्कीम जो होती है ना, वो चाहे किसी भी NAV पे इशू हो, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी उस स्कीम का NAV क्या चल रहा है, बट जब उसकी एक अकाउंटिंग एंट्री मारी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब म्यूचुअल फंड हाउस जो मेंटेन कर रहा है, तो वो उसको 10 रुपये के प्राइस पर इशू करता है। मैं खरीद रहा हूँ, हो सकता है प्रीमियम पे मैं खरीद रहा हूँ 70 रुपये पे, लेकिन इशू होता है वो 10 रुपये पर, तो उसका फेस वैल्यू जो है दैट इज टिपिकली 10 रुपीज़। और ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही अगर एग्जाम्पल पे आए कि इस पर्टिकुलर स्कीम ने 100 करोड़ यूनिट इशू कर रखे थे, भले ही अभी NAV चल रहा है 100 रुपये का, लेकिन हर बार जब यूनिट इशू हुआ तो वो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे इशू हुआ। राइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त बताओ आज के दिन उस पर्टिकुलर स्कीम का यूनिट कैपिटल कितना है, तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय योर नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 1000 करोड़ इज द यूनिट कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। राइट दोस्तों, इसी के साथ आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मार्क टू मार्केट का। मार्क टू मार्केट क्या कहता है कि सर फंड मैनेजर जब किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा है तो शेयर का दाम ऊपर जा सकता है, शेयर का दाम नीचे आ सकता है। तो हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे अपने शेयर्स को वैल्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि आज का जो रियलाइजेबल वैल्यू है उस पर मेजर करना चाहिए। तो अगर शेयर का दाम ऊपर चला गया तो हम कहते हैं कि सर हमें नोशनल प्रॉफिट आ रहा है, जिसको हम कहते हैं मार्क टू मार्केट गेन। और वैसे ही अगर शेयर का दाम नीचे आ गया तो उसको हम कहते हैं नोशनल लॉस, यानी कि मार्क टू मार्केट लॉस। तो जो आपका डेली का जो NAV निकलता है ना, वो इन फ्लक्चुएशंस को कंसिडर करते हुए आपका NAV निकलता है। दोस्तों इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट बताता है कि बताओ रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। अगेन चैप्टर 7 में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जहाँ पे रेकरिंग एक्सपेंस के बारे में पूरा एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये बताया गया है। बेसिकली एक्सपेंसेस जो कि एक स्कीम को चार्ज होते हैं ताकि हम अपने सारे खर्चे निकाल सकें स्कीम से, स्कीम को चलाने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी खर्चे हो, चाहे वो रेगुलर एक्सपेंसेस हो, रेकरिंग एक्सपेंसेस हो, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन हो, ये सब कुछ हमें स्कीम से तो ही निकालना पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए। तो वो जो हम खर्चे निकालते हैं उसी को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जनरली हम लोग स्कीम के AUM से स्कीम के एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं और ये जो रेशियो निकल के आता है इसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अभी इमेजिन करिए कि सर एक स्कीम है जिसमें 100 करोड़ रुपए डले हुए हैं, राइट, एंड उस स्कीम को चलाने के लिए जो जो फंड हाउस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो 2 करोड़ रुपए खर्चा करता है, राइट। तो हम कहेंगे कि इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ यानी कि 2% है। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि 2 स्कीम है, दोनों का परफॉर्मेंस एक बराबर है, एक स्कीम अगर 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है और दूसरी स्कीम अगर 1.5% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि जिस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वहाँ इन्वेस्टर के हाथ में रिटर्न ज़्यादा आएगा, राइट। दोस्तों अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर नॉलेज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ये होता क्या है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अब समझते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है,
तो एवरीबडी विल हैव देयर ओन आंसर। कोई बंदा बोलेगा कि भैया जिस कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स किया है वो सबसे बड़ी कंपनी है, जो कोई बोलेगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है तो वो सबसे बड़ी कंपनी है, कोई कहेगा कि जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं वो सबसे बड़ी कंपनी है। सो एवरीबडी माइट हैव देयर ओन डेफिनेशन एंड दे माइट ऑल बी राइट। लेकिन सेबी ने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कहा कि दोस्तों कि किसी भी कंपनी को हम बड़ा या छोटा कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों ये फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है मैं आपको फट से बोल दूं कि हर कंपनी के पास में एक इशूड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, राइट, और उसके शेयर का एक दाम चल रहा होता है प्रोवाइडेड इट्स अ लिस्टेड कंपनी। तो मैं क्या करूंगा कि अगर एक कंपनी है जिसने मान लो 1 करोड़ शेयर इशू कर रखे हैं और एक शेयर का दाम अगर मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है, तो हम कहते हैं कि फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 100 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों ये भी इमेजिन करो कि अपने देश में आज के दिन कम से कम 8-9 हज़ार कंपनीज लिस्टेड हैं, राइट। तो मैं चाहूँ तो हर एक कंपनी का बैलेंस शीट खोल के निकाल सकता हूँ कि किस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, और मैं NSE BSE के पोर्टल पे हर कंपनी का करंट शेयर प्राइस निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं एक्सेल शीट में मान लो वो 8,000 कंपनी के नाम लिख दूँ, सबका इशूड नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दूँ और साथ में मार्केट प्राइस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं टेक्निकली हर कंपनी का फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकता हूं, राइट। अब करना क्या है, अब हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर में। तो हम क्या कहेंगे कि सर जो हमारी टॉप 100 कंपनीज जो हैं इनको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। तो अभी आप इमेजिन करो नंबर 1 पे आएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पे आएगी शायद HDFC बैंक, और नंबर 3 पे आएगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये सब इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, दे आर वेरी बिग, वेरी मैच्योर, वेरी प्रॉफिटेबल कंपनीज। तो जनरली लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं वो इंडिया की उन टॉप 100 कंपनीज में से सारे नाम होते हैं, राइट। जो मिड कैप कंपनी होती है दोस्तों वो 101 नंबर से 250 नंबर तक, मतलब पहला 100 हमने दे दिया लार्ज कैप को, अब 101 नंबर से जो कंपनी खड़ी है वहाँ से लेकर के 250 नंबर तक जितनी कंपनियाँ खड़ी हैं, इन 150 कंपनीज को हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और वहीं 251 के बाद जितनी कंपनीज खड़ी हैं इन सबको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का फ़र्क यही है कि सर लार्ज कैप वाली जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी पुरानी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, मैच्योर हैं। तो इसके अंदर में क्या है, रिस्क रिलेटिवली कम होता है और रिटर्न्स भी आप मोर और लेस एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे बनाते हो। बट स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आज शायद बहुत छोटी हैं बट आने वाले समय में बहुत बड़ी बन सकती हैं। इनके अंदर में कंपाउंडिंग होने की चांस ज़्यादा है, तो ये मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा रिस्क भी इन्हीं कंपनीज के अंदर में होता है कि अगर मार्केट में कुछ भी अनस्टेबिलिटी आती है, कुछ भी एक ड्रास्टिक चेंज आता है, तो मालूम पड़ता है कि ये स्मॉल कैप कंपनीज शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चल करके हम पढ़ेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो अभी हमने समझा कि लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, ये हमने सीखा। दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से फ़ायदा क्या है। देखो म्यूचुअल फंड के ना बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगर मैं भी आप ये स्क्रीन ऑफ कर दो और सोचो खुद से कि म्यूचुअल फंड का फ़ायदा क्या है, तो आप खुद ही यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें आप बोल देते हो। बट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस डिस्कस ऑल दी एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो सबसे पहला एडवांटेज है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दोस्तों आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है? आपका पैसा क्या फिनोमैटिक मैनेज कर रहा है, हितेशन मैनेज कर रहा है? जी नहीं, आपका पैसा मैनेज करता है फंड मैनेजर, जो कि एक काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है जिसके पास एक पूरी टीम ऑफ रिसर्च एनालिस्ट्स है जो कि डिसाइड करता है कि कब किस सेक्टर में कौन से कैप में पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा निकालना चाहिए। तो आप भले ही छोटे से छोटा 500 रुपया लगाते हो बट आप सर्विसेज पाते हो एक बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे फंड मैनेजर की। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का कि सर यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, विच मीन्स कि आपका कभी भी सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक कंपनी ख़राब भी कर दे तो भी बाकी कंपनीज के प्रॉफिट से आपका नुकसान भरा जा सकता है। सो इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तीसरा कहते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत आसान है, आप जब चाहो बटन दबाओ और आप पैसा निकाल सकते हो। इनफैक्ट इट्स अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। इट इज़ नॉट लाइक कि सर अगर मुझे अपना ज़मीन बेचना है तो मैं जाके सेल एग्रीमेंट कराऊंगा और रजिस्ट्री कराने जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। सिंपल है, बटन दबाइए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, बटन दबाइए पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इसका मतलब ये है कि
ऐसा नहीं कि खाली आपका और मेरा पैसा मैनेज हो रहा है, पूरे देश के हजारों लाखों लोगों का पैसा मैनेज हो रहा है। इसलिए जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, इतने बड़े फंड मैनेजर का आप सर्विस ले रहे हो, लेकिन इन्वेस्टर लेवल पे अगर मैं कहूँ तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है बहुत ही नेग्लिजिबल आती है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको डेली बेसिस पे हर स्कीम अपना नायब बताएगी। इनफैक्ट हर स्कीम को कहाँ उसने पैसे लगाए हैं, उसने क्या पोर्टफोलियो बनाया है, हर महीने के अंत में बताना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स डिफरल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मुझे हर साल टैक्स देने हैं। इतना याद रखिएगा कि सर मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, शायद मैं 10 साल बाद बेचूं, तो मुझे 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है, 10वें साल में जाकर के मैं टैक्स दूंगा जिस साल मैं बेचूंगा। टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। आज मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, लेकिन जब मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ तो 1 साल के बाद अगर मैं बेचूँ तो मेरा टैक्सेशन सिर्फ 12.5% आता है, विच इज़ मच लोअर देन माई मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, राइट। देन देर इज़ रेगुलेटरी कंफर्ट कि सर ये सब कुछ जो है वो सेबी की छत्र छाया में है। तो सेबी है, और इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर का ख्याल रखना। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में गलत काम होना नामुमकिन के बराबर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर यहाँ पे सिस्टमेटिक अप्रोच है इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। मतलब आप चाहो तो महीना महीना पैसा डाल सकते हो जब आप कमाने वाली उम्र में हो, और आप महीना महीना पैसा निकाल सकते हो जब आप अपने रिटायरमेंट फेज ऑफ लाइफ में आते हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड के, आप और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट बुक में इतने पॉइंट्स बताए गए हैं, विच इज़ अ जेन्युइन वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड में सिर्फ अच्छा ही अच्छा है कि यहाँ पे कुछ कमियाँ भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि पहले कि यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर एज एन इन्वेस्टर मैं कहूँ फंड मैनेजर को कि भाई तू बाकी गांव के लिए जो करना है कर, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी डाल देना या ये मत डालना, तो ये कस्टमाइजेशन इन्वेस्टर लेवल पर नहीं होता है। दूसरा, यहाँ बहुत चॉइसेस हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर भी कंफ्यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कई बार कंफ्यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लू चिप में लगाना है पैसा, तो मैं SBI ब्लू चिप को दूं कि ICICI ब्लू चिप को दूं कि कोटक ब्लू चिप को दूं कि कैनरा को, एक्सिस ब्लू चिप, ना सो मेनी ब्लू चिप फंड्स टू चूज फ्रॉम, राइट। तीसरा है कि सर यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है कॉस्ट के ऊपर में। बोलने का मतलब ये है कि वाइल सेबी हैज़ डिस्क्राइब्ड कि आप मैक्सिमम कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने इसको डीप डाउन करके ये नहीं बोला कि भाई इस एक्सपेंस हेड के पेटे आप इतना ही खर्चा कर सकते हो। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिकरिंग एक्सपेंसेस अलाउड है तो वो ये नहीं कह रहा है कि भैया आप फंड मैनेजर को इतना ही सैलरी दे सकते हो। सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंस ऑफ द टर्म। और चौथा बात बोलता है कि देयर आर नो गारंटीड रिटर्न्स ओवर हियर, एंड दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग that we should know that mutual funds are always subject to market risk। तो जहाँ market risk रहेगा, मार्केट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, because of so many news flows। तो इसके लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी रकम का guaranteed returns नहीं होता है। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी क्लाइंट अगर आपको आकर के ये कहे कि भाई देख मैंने यहाँ पैसे लगाए हैं, इसमें लगा ले, यहाँ तो कम से कम मिनिमम 12% तो मिलेगा, मैं गारंटीड बोल के दे रहा हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूँ, तो ये सब गलत बातें हैं, right? So in a market linked instrument like mutual fund, there can never be a guaranteed return. We can always say that yes, there's a fair assumption that this is the kind of return that I can make, but please understand that there are no guaranteed returns in mutual funds. So that is also one limitation of mutual fund. तो दोस्तों यहाँ हमने समझा अभी तक कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक और बात समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का हमारे समाज में योगदान क्या है। What is the role of mutual fund in society? देखो दोस्तों, रोल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड इज दैट वन टूल जो कि जेन्युइनली वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमें हेल्प करता है। मतलब जब आप देखोगे कि एक इन्वेस्टर ने अपने पैसे को कितना ग्रो कर लिया और उससे उसने अपनी ज़िंदगी कितनी सुधार ली, तो इट क्रिएट्स not only a change for that particular investor but also it creates a change in the society। So wealth creation करने के लिए म्यूचुअल फंड से बढ़िया टूल मेरे हिसाब से कोई और नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की वजह से बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। So many people who are working in these mutual fund companies, but at the same time there are lakhs and lakhs of agents who are working in this mutual fund distribution business। So ultimately कितने लोगों का घर चलता है म्यूचुअल फंड से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। On top of that, if I were to say, mutual fund is actually working like a market stabilizer। दोस्तों याद करो आज से 10 साल पहले क्या होता था, FII को छींक आ गई तो मार्केट को बुखार लग जाता था। If FIIs go and sell 2000 crore worth of shares in the market, you will see that markets will fall like 9 pence। बट आज के दिन ऐसा नहीं होता है।
हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि FIIs ने दबा के माल बेचा, बट उसके बावजूद मार्केट उस तरीके से पैनिक नहीं किया जैसे पहले होता था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब FII माल बेच रहा है तब DII खरीद रहा है, और ये DII कौन है? ये DII बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन कंपनीज हैं। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड आज इंडिया में इतना बड़ा हो गया है, म्यूचुअल फंड के पास में इतने पैसे आ रहे हैं, इसकी वजह से, इन म्यूचुअल फंड्स की वजह से हमारा मार्केट आज बचा हुआ है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल से दैट म्यूचुअल फंड की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन काफ़ी होता है, whether it is in the form of capital gain tax or it is in the form of, let's say, GST collections or stamp duties and all। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट एक अच्छा टैक्स कलेक्ट करती है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, while I will talk about lot of categories and sub categories, first of all please make this thing clear कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को भी 4 प्रकार से समझाया गया है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलूँ तो म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से कहूँ तो म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के हिसाब से बोलूँ तो म्यूचुअल फंड 5 प्रकार के होते हैं, और सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से बोलूँ तो दोस्तों म्यूचुअल फंड 37 प्रकार के होते हैं, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज थिंग्स इन द कमिंग स्लाइड्स, बट पहले तो ये याद रखिएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा कि एज पर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड बताओ म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के हैं, तो आप उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहा है, जहाँ पर हम ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों अब एक एक करके क्लासिफिकेशंस पे उतरते हैं। क्लासिफिकेशन है बाय वे ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड और एक होता है इंटरवल फंड। इसका मतलब क्या हुआ? ओपन एंडेड फंड का मतलब ये हुआ कि सर एक ऐसा स्कीम जो कभी भी आप उसमें घुस सकते हो और कभी भी उससे निकल सकते हो, उसमें कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि देखो क्लास जो है वो 11 बजे चालू होगी और 1 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि 11 बजते और मैं गेट लॉक कर देता हूँ। अभी कोई बच्चे अगर 11:30 बजे क्लास में सुनने के लिए आए तो भी मैं कहता हूँ ठीक है आके बैठ जाओ, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैंने कहा था 1 बजे क्लास खत्म करूंगा, लेकिन किसी को कोई अर्जेंट काम आ गया और वो 12:30 बजे निकलना चाहता है तो भी वो निकल सकता है। सो ओपन एंडेड फंड इज लाइक दैट फंड की सर मैं कभी भी घुस सकता हूँ, कभी भी निकल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये आया था आज से 30 साल पहले, राइट। अभी 30 साल के अंदर में लोग कई बार इस फंड के अंदर घुसे, कई बार लोग वहाँ से निकल गए। ऐसा नहीं कि उसने पैसे सिर्फ NFO के समय उठाए थे, हो सकता है मेरे पिताजी ने सन 2000 में पैसे डाले थे, हो सकता है 2010 में निकाल लिए, हो सकता है मैंने 2020 में डाले और मैं अभी तक उसमें इन्वेस्टेड हूँ। सो बेसिकली ओपन एंडेड फंड्स ये ऐसे फंड्स हैं जहाँ कोई तरह का लॉक इन नहीं होता है, जो करंट NAV है उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद सकते हो और बेच सकते हो, राइट। अगेन मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एंड ऑब्वियसली सर क्योंकि हर बार जब कोई खरीद रहा है तो नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि स्कीम यूनिट इशू कर रही है, कोई बेच रहा है तो उसका यूनिट एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो यूनिट कैपिटल घट जा रहा है। सो बेसिकली जो यूनिट कैपिटल है ना वो हर रोज बदलता है एक ओपन एंडेड फंड का। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लोज एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड फंड एक ऐसा फंड है जो कहता है कि भाई मैं जो पैसे उठाऊंगा ना, मैं सिर्फ NFO के समय पैसे उठाऊंगा और फिर मैंने स्कीम को बंद कर दिया। अब मान लो उसका 3 साल का टेन्योर मैंने रखा है तो 3 साल के बाद ही आप एग्जिट कर सकते हो। इट इज़ लाइक कि मैंने आपको कह दिया कि भाई क्लास 11 बजे चालू होगी, जितने बच्चे घुस गए 11 बजे गेट बंद, ताला बंद, राइट। अब कोई निकल नहीं सकता है, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ क्लोज एंडेड फंड। तो दोस्तों इस पे पहला एक जरूरी कॉन्सेप्ट आप ये सीखो कि क्लोज एंडेड फंड में जितना पैसा उठना था वो NFO के वक्त उठ गया, राइट। तो जितने यूनिट इशू होने थे वो यूनिट उस समय इशू हो गए। अब कोई नया यूनिट इशू नहीं होगा, ना ही कोई बंदा अपना म्यूचुअल फंड बेच सकता है, तो यूनिट घटेंगे भी नहीं। सो इतना याद रखिएगा कि क्लोज एंडेड फंड एक बार NFO खत्म हो गया उसके बाद में द नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी कॉन्स्टेंट, वो यूनिट कभी चेंज नहीं होते हैं। दोस्तों अब एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई सर अगर मान लो किसी को बहुत अर्जेंटली अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो बंदा क्या करे? म्यूचुअल फंड ने तो साफ मना कर दिया कि भैया हम आपको पैसा लौटाएंगे नहीं। तो अगर ऐसे किसी बंदे को अगर ड्यूरिंग द पीरियड अगर उसको अपना पैसा निकालना है तो वो कैसे पैसे निकालेगा? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये याद रखिएगा कि क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। इसका मतलब कि सर अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं स्टॉक मार्केट में अपना यूनिट बेच सकता हूँ, अगर मुझे कोई अप्रोप्रिएट बायर मिल गया जिससे मेरा प्राइस मैच हो गया, एंड अकॉर्डिंगली
मेरे यूनिट्स जो हैं उसके पास चले जाएंगे और उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड हाउस के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड हाउस के लेवल पे, स्कीम के लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कांस्टेंट है। तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड में आता है इंटरवल फंड्स, और इंटरवल फंड्स इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अभी इनका फंडा क्या है, ये कहते हैं कि भैया हम एनएफओ के समय पैसा लेंगे और पैसा आपका लॉक में डाल देंगे, बट हाँ बीच में हम 1 या 2 बार के लिए फंड खोलेंगे कुछ दिन के लिए। अगर आपको निकलना है तो आप उस समय निकल सकते हो। तो जनरली देखा जाता है कि जिस समय के लिए, कुछ समय के लिए जो स्कीम को खोला जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड। और ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड है ये मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 15 दिन का हो सकता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी याद रखिएगा कि इंटरवल फंड्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, राइट। सो दोस्तों, अगर मैं क्लियर बोलूं तो आप जब एग्जाम पास करके काम करने उतरोगे ना, तो 99% ऑफ द टाइम यू विल बी सेलिंग ओपन एंडेड फंड्स, ठीक है। बहुत रेयर ही आप कोई क्लोज एंडेड फंड बेचोगे, एंड इंटरवल फंड तो आज के दिन इतने दिखते भी नहीं है। ओके दोस्तों, क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर के अंदर में ही ना हम पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ETF क्या होता है। एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि व्हाट आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दोस्तों ये याद रखिए कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करती हैं जस्ट लाइक अ रेगुलर स्टॉक। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उसी प्रकार लेट्स से आप SBI निफ्टी 50 ETF को भी रियल टाइम मार्केट में खरीद सकते हो या बेच सकते हो, राइट। तो जनरली ये जो ETFs होते हैं ये किसी इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, इसीलिए ये जो ETFs होते हैं ये पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली इनको मैनेज नहीं करता, एक्टिवली अपना दिमाग नहीं लगाता है। इनके की बेनिफिट्स क्या है कि सबसे पहला बेनिफिट है कि सर इसमें पूरी लिक्विडिटी हमें मिलती है, इन द सेंस कि सर अगर मान लीजिए आज बाजार गिर रहा है और मुझे लग रहा है कि बाजार 3:30 बजते बजते और ज़्यादा गिर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि भाई पहले ही मैं निकल जाऊँ, सो ETF के माध्यम से मैं पहले ही अपना माल मार्केट में बेच के निकल सकता हूँ। आई नीड नॉट वेट फॉर दी डे एंड NAV, राइट। इसके बाद क्या है कि सर इट इज़ अफोर्डेबल, मतलब ये बहुत छोटे टिकट साइज़ के अंदर में आप इसको खरीद सकते हो। देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस दैट, देखो दोस्तों आज के दिन इतने सारे इंडेक्स मार्केट में अवेलेबल है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप खाली निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में आप काम करते हो, आपके पास में निफ्टी 200, तो निफ्टी मोमेंटम 30, निफ्टी 200, तो लेट्स से लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 500, ऐसे हजारों इंडेक्स हैं मार्केट के अंदर में जो कि लिस्टेड होते हैं ETF के माध्यम से, और आप उसको खरीद बेच सकते हो। एंड दिस कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, प्राइस इज विजिबल ऑन दी एक्सचेंज थ्रू आउट द डे, तो आप मार्केट मूवमेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हो थ्रू ETFs। आगे बढ़े, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड को 2 भाग में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और दूसरे को हम कहते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ सर? एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मतलब रहता है एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहां फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाता है, सोचता है, समझता है कि अभी कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा, और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार स्टॉक पिकिंग करता है, कितना रुपया लगाना है, साइजिंग कितना करना है वो डिसाइड करता है, और उस प्रकार से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो अपने बेंचमार्क को बीट करेगा, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ फंड मैनेजर डिसीजन ड्रिवन स्कीम जिसका इंटेंशन है कि मार्केट को बीट करे। अब जनरली देखा जाता है कि एक्टिव फंड्स के अंदर में एक्सपेंस रेशियोज ज़्यादा होते हैं, एंड अगेन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि भाई फंड मैनेजर ने उसके कॉल सही गए कि नहीं गए। अब इसी का उल्टा होता है पैसिव मैनेज फंड। पैसिव मैनेज फंड मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहां फंड मैनेजर दिमाग नहीं लगाता है। अब आप कहोगे तेज भाई ऐसा कौन सा फंड होता है जहां फंड मैनेजर दिमाग नहीं लगाता है? दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है कि आपका जो इंडेक्स है आप उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसमें दिमाग मत लगाइए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं कहूँ कि निफ्टी 50 के अंदर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज जो है वो 9.5% है, तो अगर SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मार्केट में अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज एग्जैक्टली 9.5% होगा, ना कम ना ज़्यादा। मतलब कि फंड मैनेजर ये नहीं कह सकता कि नहीं यार मुझे तो रिलायंस पसंद नहीं है, मुकेश भाई पसंद नहीं है, तो मुझे इसे रखना ही नहीं है, या 9.5 की जगह मैं 4.5 रखना चाहता हूँ। ये लेवरेज उसके पास में नहीं है। जो इंडेक्स में लिखा है उसको सेम का सेम वेटेज को फॉलो करना पड़ेगा, वही पोर्टफोलियो उसको बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। जनरली जितने इंडेक्स फंड्स आप सुनते हो, ETF सुनते हो, ये सब पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। इनका काम होता है मार्केट को मिरर करें, इनके
खर्चे एक्सपेंस रेशियोज काफ़ी कम होते हैं एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन एरर ह्यूमन बायसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों अब आते हैं इस चैप्टर के मुख्य भाग पर, जहाँ पर हम समझेंगे कि सेबी के द्वारा ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड किया गया, इसके अंदर में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊँगा 11 + 16 + 6 + 2 + 2। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कितने हुए 17, 33, 35 और 37 प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो दोस्तों, मैं इसका पहले कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूँ, फिर अपने स्लाइड्स के अंदर घुसेंगे। आज इमेजिन करिए कि आपने एक फार्मेसी खोल रखी है दवाई की, जहाँ पे हज़ारों दवाइयाँ रखी हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो केमिस्ट खड़ा होता है दुकान के आगे, क्या उसको पता है कि मार्केट सारी दवाइयाँ कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन दवाई क्या इलाज करेगी? शायद उसको नहीं पता होता है। लेकिन वो क्या जानता है, वो हर एक दवाई के केमिकल के बारे में जानता है। विच मीन्स कि आज अगर लेट्स से कोई पेशेंट आया और कहता है कि भैया डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है कि मुझे कैलपॉल खाना है क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है। अब जब आप जब केमिस्ट को ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हो तो वो स्टॉक चेक करता है, बोलता है भाई कैलपॉल तो नहीं है मेरे पास में, बट मेरे पास में क्रोसिन है। वो सेम दवाई है, सेम चीज़ है, उसका केमिकल सेम है, वो सेम ही काम करके देगा, वो आपका बदन दर्द बुखार को ठीक कर देगा। तो एज एन ऑल्टरनेट आप ये दवाई ले सकते हो। दोस्तों आप समझो इसमें बात क्या हुई। बात ये हुई कि एज अ केमिस्ट they understand the composition of every medicine and they know what that chemical would treat। तो सिमिलरली जब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने आऊँगा तो आज म्यूचुअल फंड में लगभग 48 फंड हाउसेज हो गए हैं एंड एवरेज में हर एक फंड हाउस के पास में, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 50 के आसपास स्कीम्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यार मैंने एक दवाई की दुकान खोल रखी है तो मेरे पास में 2500 रकम की दवाइयाँ या नंबर ऑफ स्कीम्स हैं। अब आप मुझसे पूछोगे हितेश क्या सबका नाम बोल पाओगे? शायद मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि अगर मुझे उस केमिस्ट के हिसाब से अगर मेरे को हर दवाई का कॉम्पोजिशन समझ में आए तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि भैया इस स्कीम का क्या लक्षण है, ये किस बीमारी को दूर कर सकता है, हम ये सब बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कहूँगा कि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड है। ये याद रखिएगा 2018 में सेबी ने ये कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक सर्कुलर पास किया था, जिसके बाद से ये कैटेगराइजेशंस बन के आई थी। तो आइए इस कैटेगराइजेशन को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सर हम लोग म्यूचुअल फंड को ना ब्रॉडली 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहला होता है इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स का बोलने का एकदम सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल मतलब है कि बॉस अगर आपने इन इक्विटी स्कीम्स को पैसे दिए तो फंड मैनेजर आपके पैसे से कोई ना कोई कंपनी का शेयर खरीदेगा। दिस इज बेसिकली इक्विटी स्कीम्स। फिर आता है डेट स्कीम्स। डेट स्कीम का मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपने किसी भी डेट फंड मैनेजर को उसके डेट स्कीम के अंदर में अगर पैसे दिए तो फंड मैनेजर उससे किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा, वो जाके किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदेगा, डिबेंचर खरीदेगा, कमर्शियल पेपर खरीदेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, ट्रेजरी बिल खरीदेगा, ऐसे फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदेगा। इस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। फिर तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो कि एक रकम का खिचड़ी है। क्या कहता है सर मैं कुछ पैसे इक्विटी में घुसा दूंगा, कुछ पैसे डेट में घुसा दूंगा और इससे जो बन के आता है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। फिर आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यहाँ पर हम बात करेंगे चिल्ड्रन फंड और रिटायरमेंट फंड की। ये 2 सॉल्यूशंस हैं और उसके बाद भी कुछ 2 कैटेगरी छूट गई जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आपने अभी तक इक्विटी, आपने बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज तो समझा कि इक्विटी होता है, डेट होता है, हाइब्रिड होता है। आइए अब हम डीप डाइव करते हैं कि जो इक्विटी हैं इनके सब कैटेगरीज क्या होते हैं। इतना तो आपने समझा कि इक्विटी का मतलब सर पैसा जो है उससे फंड मैनेजर शेयर खरीदेगा, लेकिन किस तरह के शेयर खरीदेगा वो डिपेंड करता है डिफरेंट सब कैटेगरीज पर। इक्विटी म्यूचुअल फंड के सब कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, ये 11 प्रकार के सब कैटेगरीज होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। देखो दोस्तों हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, याद करिए। हमने कहा था कि इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमारे टॉप 100 कंपनीज होती हैं हमारे मार्केट की, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। सो टिपिकली यू वुड एंड अप सीइंग लाइक एन HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनीज होती हैं टॉप 100 कंपनीज। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेबी के डेफिनेशन के अनुसार वो म्यूचुअल फंड हुआ जो कि अपने कॉर्पस का मिनिमम
80% पैसा, दोस्तों याद रखिएगा एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम कितना करना होगा। सो मिनिमम 80% पैसा जो है इन 100 कंपनियों में ही लगाएगा, इसको हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। सो इफ यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यू टिपिकली फाइंड अ पोर्टफोलियो ऑफ ऑल द बिग हैवी वेट स्टॉक्स इन आवर कंट्री, राइट। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जिसको हम कहते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड। सो मिड कैप म्यूचुअल फंड के दोस्तों हमने कहा था कि इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 101 से 250 नंबर कंपनीज जो होती हैं उनको हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं, राइट। तो अब मिड कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड हुआ जहां कम से कम 65% पैसा जो है वो मिड कैप कंपनीज में लगेगा। देखो दोस्तों, बहुत बार लोग पूछते हैं कि बाकी 35 क्या होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द फंड मैनेजर, राइट। अल्टीमेटली पूरा पैसा इक्विटी में ही जाएगा, राइट। लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट जो फंड मैनेजर है वो कहता है कि भाई मुझे 90% मिड कैप रखना है और 10% लार्ज कैप रखना है, वो कर सकता है। लेकिन मिनिमम 65% पैसा आपको मिड कैप में ही रखना होगा, मिड कैप स्टॉक्स में ही रखना होगा। तीसरा आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और हमने क्या सीखा कि जितने भी 250 के बाद जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे लिस्टेड स्टॉक यूनिवर्स के अंदर में, वो सब स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो ऐसा म्यूचुअल फंड जहां फंड मैनेजर मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाता हो, वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहलाता है। सो फॉर एग्जांपल, फॉर अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यू विल से SBI Blue Chip Fund. For a mid cap mutual fund you would say an SBI Mid Cap Fund. For a small cap mutual fund you would say an SBI Small Cap Fund. अब चौथा कैटेगरी आता है लार्ज एंड मिड कैप। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप में जाएगा एंड मिनिमम 35% मनी वुड एक्चुअली गो इनटू मिड कैप फंड्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर एक फंड मैनेजर ने कहा कि यार मुझे 60% लार्ज कैप रखना है, 40% मिड कैप रखना है, तो दैट वुड क्वालिफाई एज ए लार्ज एंड मिड कैप फंड। किसी फंड मैनेजर ने कहा यार मुझे 50% लार्ज कैप रखना है, 40% मिड कैप रखना है और 10% स्मॉल कैप रखना है, दैट वुड स्टिल क्वालिफाई एज अ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फंड, राइट। सो एग्जाम्पल वुड बी लेट्स से मेरे का जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है या लेट्स से HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। फिर पांचवा कैटेगरी जो आपके सामने आ रहा है, इसको हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। देखो दोस्तों, मल्टी कैप फंड का डेफिनेशन चेंज हुआ और अभी डेफिनेशन जो है मल्टी कैप फंड के लिए कहा जाता है कि सर एक ऐसा कैटेगरी जो मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में रखेगा, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप में रखेगा और मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में रखेगा, उसको हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। तो दोस्तों इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ कि by default whenever a client is investing into a multi-cap fund, he would have a minimum 50% exposure in mid and small cap category, right? चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या सब कैटेगरीज हैं। हमने 5 पढ़ ली। छठवा है फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर फंड मैनेजर को बांधा नहीं गया है कि तुम कौन से नंबर वाले स्टॉक पे पैसा लगाओगे। सो बेसिकली एक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जहां अगर फंड मैनेजर को लार्ज कैप अच्छा लगता है तुम वो रख लो, तुमको स्मॉल कैप अच्छा लगता है वो रख लो। देयर इज नो बाइंडेशन कि आपको इतना पैसा इसको देना होगा। सो बेसिकली इट इज़ एग्नोस्टिक, डायनेमिक एलोकेशन होता है, लार्ज मिड स्मॉल जो फंड मैनेजर को ठीक लगे वो अपने हिसाब से पैसा डिप्लॉय कर सकता है। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द स्क्रीन इज ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में सेक्शन 80C के अंडर में अगर आपको 1.5 लाख रुपए की छूट चाहिए, डिडक्शन चाहिए, तो आप पैसा लगाते हो कुछ डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स में, विच इंक्लूड्स लाइक अ 5 ईयर FD और एन इंश्योरेंस प्लान। तो म्यूचुअल फंड की दुनिया से आपके पास में आता है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि मिनिमम 80% पैसा आपका इक्विटी में लगेगा और यहाँ पर 3 साल की लॉक इन होती है, राइट। एंड इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन में काउंट किया जाता है। दोस्तों जो अगला कैटेगरी आपके पास में है इक्विटी के अंदर में सब कैटेगरी, दैट इज फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड एक ऐसा फंड है जो कहता है कि भैया हमारा बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा, देयर विल बी नॉट मोर देन सो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। देखो दोस्तों अभी तक हम जितना भी लार्ज मिड स्मॉल कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई तुम्हें टॉप 100 में चूज़ करना है, तुम्हें 101 से 250 में चूज़ करना है। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में 40 ही स्टॉक होने चाहिए, 70 ही स्टॉक होने चाहिए, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा।
सिर्फ इस कैटेगरी में, फोकस कैटेगरी में कहा जाता है कि भैया आपके पास में 65%, आपके पास में 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनता है। मतलब ये है कि सर हो सकता है कि लेट्स से अगर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप लूँ और HDFC फोकस्ड फंड लूँ, हो सकता है कि दोनों ही फंड के अंदर में जो फंड मैनेजर है वो टाटा मोटर के शेयर रखना पसंद करता है। लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप में देखा गया कि सर इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 100 है, तो अगर फंड मैनेजर को टाटा मोटर पसंद भी है तो शायद वो 1 या 2% ही रख पाएगा। बट बिकॉज HDFC फोकस्ड फंड के अंदर में आपके पास में सिर्फ 30 स्टॉक्स ही रख सकते हो, तो यहाँ पर आप चाहो तो भाई आप 5%, 7%, 10% जितना चाहो आप उतना टाटा मोटर भर सकते हो। सो कहने का मतलब ये सर कि यहाँ पे ये बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। इफ़ द फंड मैनेजर गेट्स हिज कॉल्स राइट देन दिस कैटेगरी कैन बेस्ट आउट परफॉर्म, राइट। जबकि अगर उल्टा चल जाए तो सबसे ज़्यादा पिटेगा भी यही, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सबसे ज़्यादा है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड। और सेक्टोरल फंड नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो होगा क्या सर कि अगर मान लो आपने फॉर एग्जांपल ICICI टेक्नोलॉजी फंड पैसा लगाया, तो उसके पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ और सिर्फ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसे कंपनीज देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज या लेट्स से HDFC बैंक, इस तरह के बैंकिंग कंपनीज वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। वहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज मिलेंगे। देखो दोस्तों इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने किसी एक सेक्टर में कॉल लिया तो ऐसा हो सकता है कि सर पूरा मार्केट चल गया और सेक्टर चला ही नहीं, राइट। तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर मार्केट फ्लैट है लेकिन मैंने जिस सेक्टर में पैसा लगाया वो सेक्टर बूम बूम करके चल गया। तो देखो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि सेक्टोरल कॉल्स आप बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। इसके टाइमली एंट्री एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। एंड टिपिकली अ सेक्टोरल एलोकेशन in the overall portfolio should not be more than 10 to 20% of the client's overall portfolio. थीमेटिक फंड्स क्या होता है दोस्तों? वो थीमेटिक सेक्टोरल से एक लेवल ऊपर है। वो कहता है कि मैं एक थीम के अनुसार पैसे लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक फंड आया मार्केट में जिसका नाम है HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड। अब इसका थीम क्या है? इसका थीम ये है कि सर हम मानते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे घर बनने वाले हैं, और अगर बहुत सारे घर बनेंगे तो सर कितना हमें स्टील लगेगा, कितना हमें पेंट लगेगा, तो कितना फ़ैन लगेगा, तो कितना ट्यूबलाइट लगेगा। तो सर अगर इंडिया में इतने सारे घर बनेंगे तो इन सारे कंपनीज़ की सेल्स बहुत अच्छी होगी। तो आइए हम इसी तरह के कैटेगरी के स्टॉक्स में ही कैसा पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड में आपको कोई फार्मा कंपनी देखने को मिलेगी, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ थीमेटिक फंड। दोस्तों अगला कैटेगरी आता है वैल्यू फंड या फिर कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू फंड क्या करता है? सर एक फंड मैनेजर जो अच्छे कंपनी खरीदना चाहता है बट सस्ते दाम में खरीदना चाहता है, जिन कंपनियों के शेयर के दाम उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रहे हों, उनको हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। और वहीं पर फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक्स में जब पैसे लगाएं तो उसको हम कहते हैं वैल्यू फंड। कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है फंड मैनेजर उसके अगेंस्ट में बेट कर रहा है और वो कॉन्ट्रा कॉल्स ले रहा है। तो इस टाइप के फंड को हम कहते हैं कॉन्ट्रा फंड। So for example, ICICI Value Discovery Fund is a value fund, whereas an SBI Contra Fund is a contra fund. देखो दोस्तों इस पे रूल है कि एक फंड हाउस के पास में वैल्यू एंड कॉन्ट्रा में से एक ही फंड हो सकता है। सो बेसिकली ये जितने भी हमने अभी कैटेगरीज पढ़े ना, अगर लार्ज कैप है तो एक फंड हाउस के पास में एक ही लार्ज कैप फंड हो सकता है, 3-4 लार्ज कैप फंड नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से वैल्यू और कॉन्ट्रा में फंड हाउस को चूज़ करना है कि उसको कौन सा फंड रखना है। देन वी हैव डिविडेंड यील्ड फंड। और ये क्या करती है सर? टिपिकली ये ऐसी कंपनी ऐसा फंड है जो सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनीज़ के अंदर में आपका पैसा लगाती है। अब आप सोचो कि डिविडेंड कौन कंपनीज देती हैं? जिन कंपनीज़ के पास में पुराना बहुत पैसा प्रॉफिट का जमा है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपेंशन करने की जगह नहीं है और जो कहते हैं कि भैया हम अपना प्रॉफिट का पैसा अपने मालिक को यानी कि अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे दें, इसी को कहते हैं डिविडेंड पेइंग कंपनी। सो टिपिकली आप देखोगे कि जितने PSU कंपनीज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया एंड LIC, you would find that these are very good dividend paying companies. So एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम जो खाली इन डिविडेंड देने वाली कंपनीज में आपका पैसा लगाए, इसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। तो दोस्तों इसके साथ में हम जो 11 सब कैटेगरीज थे वो डिस्कस कर लिए। तो देखो इससे क्या होना है ना कि अब मान लो फॉर एग्जांपल अब आप किसी क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट ने कहा कि देख भाई नया इन्वेस्टमेंट तो बाद में करेंगे, पहले बता कि मैंने कुछ पैसा लगा रखा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में, बताओ ये फंड अच्छा है क्या?
अब आप बोलोगे यार ये पराग पारेख नाम ही मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि मैं तो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी की पान पराग बनाने वाली कंपनी है। तो होगा क्या ना, देखो आप डर के भाग जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करने का है। अभी आपने क्या समझा कि सर नाम में ही लिखा है फ्लेक्सी कैप, और फ्लेक्सी कैप से मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि सर यहाँ पे फंड मैनेजर से पूरी आज़ादी है कि तुमको लार्ज मिड स्मॉल जो पसंद है वो कर लो। आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि सर फ्लेक्सी कैप फंड बोला है तो मतलब ये पैसा पूरा इक्विटी में जाता है, यानी कि शेयर बाजार से लिंक्ड है। इसका मतलब कि वो इवेंचुअली अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट इसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दीजिए। तो एटलीस्ट इतनी बात आप बोल पा रहे हो। और उसके बाद अगर आपको स्कीम के बारे में डिटेल स्टडी करना है तो कुछ नहीं है, फिनोमेटिक ऐप खोलिए एंड सामने सामने जो सर्च बटन आता है वहाँ पे खाली लिख दीजिए पराग फ्लेक्सी, सर्च मार दीजिए और आपको उस पूरे फंड का फैक्ट शीट, उसकी पूरी कुंडली आपके सामने होगी और आप क्लाइंट से डिस्कशन कर सकते हो कि सर ये फंड अच्छा है, बुरा है, कहाँ पैसे लगा रहा है, किस सेक्टर में लगा रहा है, किस स्टॉक में लगा रहा है। ऑल ऑफ दैट डिटेल विल बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ। एनीवेज, अब आगे बढ़ते दोस्तों, और जैसे हमने अभी इक्विटी के 11 सब कैटेगरीज डिस्कस किए, अब इसी प्रकार मैं आपके साथ में डेट म्यूचुअल फंड के जो कैटेगरीज हैं, 16 सब कैटेगरीज हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों डेट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एंड डेट में आप लोग ज़्यादा काम भी नहीं करोगे, बट एट द सेम टाइम अपने को कैटेगरीज जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। देखो इसमें ब्रॉडली कैसे डिफाइन किया मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आप अपने किसी क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट ने कहा कि यार हितेश मैं पैसे तो लगाऊंगा लेकिन मुझे 3 महीने बाद घर में शादी है और मैं शादी में पैसे वापस ले लूँगा। अब आप फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के साथ अगर बैंक जाते हो तो बैंक वाला शायद 3 महीने की एफडी बनाने पर 4% का ब्याज देगा, और वही बैंक अगर आप 3 साल की एफडी बनाओगे तो 7% का ब्याज देगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड यू डू? वुड यू एक्चुअली गो टू द क्लाइंट एंड से कि सर आप 3 साल की एफडी कर लीजिए और 3 महीने बाद आप इसको प्री मैच्योर करा लीजिएगा? क्या ये करना उचित होगा? जी नहीं दोस्तों, अगर 3 महीने बाद पैसे चाहिए तो आप 3 महीने की एफडी बनाओगे। तो सिमिलरली हमें ये समझना होगा कि डेट तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसके कई सारे सब कैटेगरीज हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के अनुसार किस तरह का फंड बेहतर होगा क्लाइंट के लिए, आइए यही हम समझते हैं डेट के क्लासिफिकेशन के। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला आता है ओवरनाइट फंड, और कहते हैं कि सर यहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे से जो कुछ खरीदेगा वो सारे फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बट इनकी मैच्योरिटी 1 दिन की होती है, राइट। तो बेसिकली ये कॉल मनी मार्केट के अंदर में आपका पैसा लगाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा लिक्विड फंड, और लिक्विड फंड में कहा गया है कि सर जो फंड मैनेजर पैसा लगाएगा वो अगले 91 डेज के अंदर में मैच्योर होंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक कमर्शियल पेपर है, तो टाटा स्टील ने कमर्शियल पेपर इशू किए हैं। एक कमर्शियल पेपर मार्केट में 2 महीने का मिल रहा है जिसकी मैच्योरिटी अगले 2 महीने बाद है, और एक कमर्शियल पेपर लेट्स से 6 महीने का मिल रहा है, 6 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी है। सो अगर ये SBI लिक्विड फंड का फंड मैनेजर है तो वो 2 ही महीने वाला पेपर खरीद सकता है, वो 6 महीने वाला पेपर नहीं खरीद सकता है, राइट। फिर तीसरा आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, और इसमें कहा गया है कि पैसे लगेंगे उन्हीं डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ के अंदर में जिनका मकौले ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच में आता है। देन वी हैव लो ड्यूरेशन फंड जिनका मकौले ड्यूरेशन 6 से 12 महीने के बीच में आएगा। मकौले ड्यूरेशन वर्ड अभी आप सुन के आप घबरा रहे होंगे, बट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मोटा मोटी समझ के चलिए कि एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फंड्स जो है वो इसके आसपास होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली ये नहीं है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट फंड सर जिसका मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होता है उसको हम मनी मार्केट फंड कहते हैं। देन यू हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जिनका मकौले ड्यूरेशन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स का होता है। मीडियम ड्यूरेशन फंड टिपिकली 3 से 4 साल का इनका मकौले ड्यूरेशन होता है, बट कभी कभार ये 1 से 4 साल के बैंड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देन यू हैव मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, एंड इनका जनरली आपको मकौले ड्यूरेशन 4 to 7 ईयर्स का मिलेगा, लेकिन कभी कभार एडवर्स सिचुएशन में ये 1 to 7 ईयर्स में आपको पैसे लगाने की आज़ादी देते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स जो हैं उनके अंदर में आपको मकौले ड्यूरेशन जो है वो 7 साल से ज़्यादा का मिलेगा। डायनेमिक बॉन्ड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर फंड मैनेजर को आज़ादी दी गई है कि भैया तुमको 6 महीने का पेपर पसंद है चाहे 6 साल का पेपर पसंद है, तुम वहां पर अपना पैसा लगा लो। फिर आता है हमारे पास में कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड क्रेडिट रिस्क फंड। आइए इसको साथ में समझते हैं। देखो दोस्तों, हर कंपनी का पैसा रीपे करने का कैपेसिटी को मापा जाता है थ्रू क्रेडिट रेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यार देखो HDFC ग्रुप जो है वो AAA रेटेड कंपनी है, बजाज फाइनेंस जो है वो AAA रेटेड कंपनी है, राइट। वर्सेस लेट्स से श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज अ AA रेटेड कंपनी।
इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही अच्छी कंपनी है, लेकिन एक बजाज फाइनेंस की फाइनेंशियल हेल्थ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके रिजर्व्स इतने स्ट्रांग हैं कि यहाँ पर पैसा डूबने का चांस नहीं के बराबर है। और उसी के रिलेटिविटी अगर मैं बोलूँ तो शायद श्रीराम ट्रांसपोर्ट के पास में उतना स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ, उतना स्ट्रांग प्रिंसिपल रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसकी रेटिंग एक नॉच कम है। तो टिपिकली अगर हम देखेंगे तो कंपनीज की रेटिंग कैसी होती है, रेटिंग होती है AAA जो कि बेस्ट रेटिंग है, फिर आता है AA+, फिर AA, फिर AA-, फिर सिंगल A माइनस, BBB, BB, सिंगल B, C, D, इतने सारे आपके पास में क्रेडिट रेटिंग्स होते हैं। आप जितना नीचे जा रहे हो उतना रिस्क बढ़ रहा है, उतना डिफॉल्ट होने का चांस बढ़ रहा है। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक ऐसा फंड है जो कि खाली ऊपर के दो कैटेगरी यानी कि AAA और AA+ में ही आपका पैसा लगाता है, 80% पैसा इसी में लगता है। इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, मतलब यहाँ पर पैसे डूबने के चांसेस सबसे कम हैं। और उसके अलावा आता है क्रेडिट रिस्क फंड जो बोलता है कि भैया कम से कम 65% पैसा जो है ना, ये ऊपर के दो कैटेगरी छोड़ दीजिए, हम नीचे वाले में पैसा लगाएंगे। तो यहाँ बोलो यार तो बड़ा रिस्की है, तो इसीलिए इसके नाम में लिखा हुआ है कि ये रिस्क है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि सर मैं जितना लोअर रेटिंग में पैसा लगाऊंगा वहाँ मेरा कूपन्स, मेरा इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगा। तो जिनको वो चाहिए वो क्रेडिट रिस्क में लगाएं, जिनको सेफ्टी चाहिए वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाएं। दोस्तों इसके बाद डेट में जो कैटेगरी आती है वो आता है बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। और बैंकिंग एंड PSU डेट फंड क्या कह रहा है कि सर हम आपके पैसों को गवर्नमेंट कंपनीज़ में या बैंकिंग कंपनीज़ में लगाएंगे। मिनिमम 80% पैसा आपको जनरली दिखेगा SBI के डिपॉजिट में लगा हुआ है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड में लगा हुआ है। तो उसको दोस्तों ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हुई, ये बैंक्स हुई, इनमें इतनी प्रोटेक्शन है कि यहाँ पर पैसे डूबने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी सेफ कैटेगरी। देन आता है गिल्ट फंड। G से होता है गिल्ट और G से होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये याद रखिएगा कि सर एक ऐसा डेट म्यूचुअल फंड जहां आपका मिनिमम 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा हो, उनको हम कहते हैं गिल्ट फंड। तो दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जो है ना वो नहीं के बराबर है। यहाँ पर गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी ऐसा तो नहीं होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि क्रेडिट रिस्क नहीं के बराबर है। देन यू हैव अ गिल्ट फंड विथ 10 ईयर ड्यूरेशन। अभी ये क्या होता है, जहां मिनिमम 80% पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगे और वो कॉन्स्टेंटली 10 ईयर का ड्यूरेशन मेंटेन करे, इस टाइप के फंड को हम कहते हैं गिल्ट फंड्स विथ 10 ईयर ड्यूरेशन। और अगला कैटेगरी है, आखिरी कैटेगरी है, वो है फ्लोटर फंड्स, जो मिनिमम 65% पैसा फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लोटर फंड। तो दोस्तों इसके साथ हमने डेट म्यूचुअल फंड को कंप्लीट किया। आइए कि हाइब्रिड फंड्स क्या होता है। देखो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि हाइब्रिड फंड्स आर लाइक दैट खिचड़ी। आप सबने खाया होगा खिचड़ी। खिचड़ी क्या होता है, खिचड़ी कैसे बनता है, चावल चाहिए और दाल चाहिए, चावल और दाल को आप मिक्स कर दीजिए, खिचड़ी बन गया। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना चावल और कितना दाल किस अनुपात में मिलाया, उस प्रकार की खिचड़ी बन गई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने दाल बहुत ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगी, पतली खिचड़ी बनेगी, शायद गुजराती टाइप की खिचड़ी बन जाएगी। और वही अगर आपने चावल बहुत ज़्यादा डाल दिया, दाल कम रखा, तो शायद थोड़ी सी गाढ़ी खिचड़ी बन जाएगी, जो पंजाबी टाइप की खिचड़ी बन जाएगी। सबका स्वाद, सबका टेस्ट अलग अलग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। बट मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ चावल का मतलब हुआ इक्विटी और दाल का मतलब हुआ डेट। तो अभी मैं इक्विटी और डेट को किस अनुपात में मिला रहा हूँ, उससे बनता है फंड्स, जिसके 6 कैटेगरीज हैं। यहाँ पर 7 नाम देखेंगे बट मैं लास्ट बताऊंगा कि कैसे ये 6 हैं। पहला सबसे नाम आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या करता है, ये 75 से 90% पैसा दाल रखता है यानी कि डेट, और 10 to 25% पैसा जो बाकी बच गया वो चावल रखता है यानी कि इक्विटी। तो इसका मतलब सर इसमें डेट का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब सर ये FD या FD से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि उसमें ऊपर से इक्विटी का छींटा या छोक मारा हुआ है। अगला कैटेगरी पढ़ते हैं विच इज़ बैलेंस्ड हाइब्रिड, जो बोलता है कि सर 40 to 60% पैसा जो है हम इक्विटी में रखेंगे और बाकी 40 to 60% पैसा हम आपका डेट में रखेंगे, एंड यहाँ पर हम आर्बिट्राज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अग्रेसिव हाइब्रिड एक ऐसा फंड है जो कहता है कि सर हम आपका कम से कम 65 से 80% पैसा इक्विटी में रखेंगे और बाकी बचा हुआ 20 से 35% पैसा डेट में रखेंगे। मतलब यहाँ आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों बाकी कैटेगरी समझाने से पहले मैं एक बार कूदता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आर्बिट्राज क्या होता है। सो आर्बिट्राज बेसिकली एक रकम का हाइब्रिड फंड है जो कि मार्केट के आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगा करके लिए आपके रिटर्न्स बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने HDFC बैंक का शेयर खरीद लिया स्पॉट मार्केट में, और वही HDFC बैंक के शेयर्स मैंने बेच दिए फ्यूचर मार्केट में। मैंने 1000 शेयर खरीदा स्पॉट मार्केट में और 1 लॉट बेच दिया फ्यूचर मार्केट में। तो बताओ मेरा नेट एक्सपोजर क्या है? मेरा नेट एक्सपोजर 0 है। लेकिन फ़र्क क्या है कि सर मैंने हो सकता है स्पॉट मार्केट में खरीदा 1500 रुपये में और फ्यूचर मार्केट में वो बिक रहा है 1515 रुपये में। तो मैंने ये 15 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको लॉक कर लिया। तो दैट इज़ हाउ आर्बिट्राज फंड्स मेक मनी फॉर यू। सो आर्बिट्राज फंड्स में टिपिकली आप देखोगे कि लिक्विड फंड जैसा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ लाइक 5 to 6%, बट देन इट डज नॉट गेट इम्पैक्टेड बाई द इक्विटी मूवमेंट्स। तो मार्केट चाहे ऊपर का सर्किट मारे चाहे नीचे का सर्किट मारे, आपको आर्बिट्राज मोटा मोटी एक जैसा ही रिटर्न बना के देगा। बट द गुड पार्ट अबाउट आर्बिट्राज इज कि सर इसमें क्योंकि आपका ग्रॉस एक्सपोजर इक्विटी में स्पॉट मार्केट में इज मोर देन 65%, इसलिए यहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट दिया हुआ है, मतलब इक्विटी टैक्सेशन आपका लगेगा। तो अब लोग क्या करते हैं कि इसी आर्बिट्राज के कंपोनेंट को मिला करके आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज और बना देते हैं। तो यहाँ पर एक आता है पहले बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको आप सबसे ज़्यादा बेचोगे जब आप काम स्टार्ट करोगे। बैलेंस एडवांटेज फंड कहता है कि सर देखो मार्केट अगर टॉप पे है तो डर क्या है कि सर मार्केट गिरेगा, तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए कि हमें इक्विटी का लेवल कम कर देना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर क्या होता है, मार्केट जब टॉप पे होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेक ला के देता है, राइट, क्योंकि पास रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं। और वही अगर मार्केट बहुत जोर से गिर जाए तो अब तो मार्केट बहुत सस्ता हो गया सर, इक्विटी भर भर के डालिए। लेकिन क्लाइंट्स जो होते हैं इसी समय पैसा निकालने की बात करते हैं क्योंकि उनको लॉसेज आ रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा एक स्मार्ट कैटेगरी बनाया गया, जहां पर उनका कहना है कि सर मैं पैसा इक्विटी में डालूंगा, डेट में डालूंगा, लेकिन इसको डायनेमिकली एडजस्ट करूंगा डिपेंडिंग अपॉन अ मॉडल। और हर फंड हाउस का अपना अपना मॉडल है। तो अगर फंड हाउस का मॉडल कहता है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है तो वो इक्विटी को ऑटोमेटिकली कम कर देगा और डेट को वो बढ़ा देगा। अभी क्या कर रहे हैं लोग कि साथ में आर्बिट्राज का कंपोनेंट भी मिला देते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर में। तो टिपिकली लेट्स से कि एक मॉडल कहता है कि भैया इक्विटी 40 रखना है, तो अब आप सोचोगे कि भाई 60% डेट होना चाहिए। बट इन लोग क्या करते हैं कि इन लोग 40% इक्विटी रखते हैं, इक्विटी टैक्सेशन देने के लिए 25% पैसा आपका आर्बिट्राज में रख देते हैं। तो आपका नेट इक्विटी 40 ही है बट ग्रॉस इक्विटी 65 हो गया, तो आप इक्विटी टैक्सेशन में क्वालिफाई कर गए। और बाकी बचा हुआ 35% पैसा आपका डेट में रख देते हैं ताकि आपको इक्विटी का फायदा मिल जाए। सो दैट इज व्हाट बैलेंस एडवांटेज फंड इज। इसको हम लोग डायनेमिकली DAA यानी कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। फिर एक और कैटेगरी आती है जो कि आज के दिन बहुत पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। देखो दोस्तों, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा दो या सारा का सारा पैसा FD कर लो या सब कुछ गोल्ड में लगा दो। आपके पास में एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना जरूरी है, एंड यही काम करता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मिनिमम 10% इक्विटी में जाएगा, मिनिमम 10% डेट में जाएगा और मिनिमम 10% पैसा आपका गोल्ड में जाएगा। इसको हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एंड टिपिकली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की जो है वो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे ही मॉडल ड्रिवन फंड होता है, जो कहता है कि भैया अगर मार्केट बहुत ऊपर है मैं इक्विटी घटाऊंगा, इक्विटी घटा के शायद मैं 40 कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी का 60 जो है मैं डेट में लगा दूंगा। हो सकता है कि मैं 20% गोल्ड में लगाऊंगा और बाकी 40 में डेट में लगाऊंगा। तो जनरली देखा जाता है कि गोल्ड और इक्विटी का नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो जिस समय मार्केट गिर रहा है, इक्विटी खराब परफॉर्म कर रहा है, उस समय आपका गोल्ड अच्छा कर देता है और आपको एक अच्छा रीजनेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। सो हमारा कहना है कि फॉर ऑल द क्लाइंट्स हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट और who are moderate category, they should definitely try their hands in multi-asset allocation funds. एक कैटेगरी बच गई जिसको हम कहते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। यहाँ पर मिनिमम 65% पैसा आपका इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है और मिनिमम 10% पैसा आपका डेट में लगता है। लेकिन इसके अंदर में नेट में प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इक्विटी जनरली 25-30% से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये बाकी आर्बिट्राज मिला करके आपको इक्विटी टैक्सेशन दे देते हैं, इसलिए मिनिमम 65% बोला है। बट जनरली आपको इस कैटेगरी के अंदर में इक्विटी जो है 20-25% से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बचे हैं सिर्फ 2 ही कैटेगरीज। एक हमने कहा सोल्यूशन ओरिएंटेड और एक है अदर्स। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड के अंदर में बात हुई है सिर्फ 2 सॉल्यूशंस की, एक है रिटायरमेंट फंड और एक है चिल्ड्रन फंड। तो दोस्तों रिटायरमेंट फंड एक ऐसा सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है जहां इन्वेस्टर अगर रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे जोड़ रहा है तो इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे। एंड टिपिकली ये फंड्स जो हैं 5 साल तक आपका पैसा लॉक में रखते हैं।
लेकिन अगर क्लाइंट की उम्र 60 ईयर्स यानी कि रिटायरमेंट एज अगर क्रॉस कर जाए तो पैसे से सारा लॉक हट जाता है। इसको कहते हैं रिटायरमेंट फंड। चिल्ड्रन फंड क्या होते हैं? जनरली बच्चों के नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन चिल्ड्रन फंड्स। चिल्ड्रन फंड्स में आप जो पैसा लगाते हो वो मिनिमम 5 साल के लॉक में जाता है, राइट। लेकिन अगर बच्चे की उम्र अगर मेजॉरिटी की हो जाए यानी कि 18 साल की हो जाए तब इसके लॉक्स खुल जाते हैं। इन्वेस्टर उसके बाद नया पैसा चिल्ड्रन फंड में नहीं डाल सकता है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहे तो वो बनाए रख सकता है। अदर कैटेगरीज में आते हैं तो अदर कैटेगरीज के अंदर में एक आता है हमारा इंडेक्स फंड यानी कि ETF। इस पर हमने चर्चा की थी, फिर से बोल देता हूँ कि सर ये एक तरह का पैसिवली मैनेज फंड है जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। सो इफ द इंडेक्स इज लेट्स से निफ्टी 50 तो वी हैव अ इंडेक्स फंड लाइक एन SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसके एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं और ये इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करता है, फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता है। देन यू हैव अ फंड ऑफ फंड्स। और फंड ऑफ फंड्स क्या है सर? फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि आपके पैसे से ना ही इक्विटी खरीद रहा है, ना ही डेट खरीद रहा है, ना ही गोल्ड खरीद रहा है, वो आपके पैसे से म्यूचुअल फंड ही खरीद ले रहा है। इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। तो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नाम HDFC एसेट एलोकेटर फंड। तो ये क्या कर रहा है सर? ये HDFC के ही 3-4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर में पैसा लगा रहा है डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर एलोकेशन दे वांट टू डू। सो इस टाइप के फंड को हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 95% आपको करना पड़ता है जो भी आपने पैसा उठाया है, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं हम कि इंडेक्स फंड्स। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि हर कैटेगरी के अंदर में एक ही फंड हो सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड एक फंड हाउस के पास में कितनी हो सकते हैं? एंड बिलीव मी आज के दिन हजारों इंडेक्स फंड्स हैं मार्केट में। देन फंड ऑफ फंड्स भी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप कई सारे फंड्स बना सकते हैं, राइट। एंड सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स भी एक फंड हाउस चाहे तो जितने भी फंड्स निकालना चाहे उतने सारे थीम्स, उतने सारे सेक्टर्स के ऊपर में अपने फंड्स बना सकता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप एक फंड हाउस के पास में एक ही होगा, मल्टी कैप एक ही होगा, राइट। फिर वैल्यू कॉन्ट्रा में से कोई एक फंड में ही आप ऑफरिंग दे सकते हो। एंड अगेन जो हमने कहा था ना कि देखो हाइब्रिड तो है 6 प्रकार के, लेकिन मैंने 7 बता दिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड में से कोई एक फंड ही फंड हाउस के पास में हो सकता है, राइट। इसलिए 6 मैंने कहा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात हो रही है कि क्लासिफिकेशन बाय इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। अगर हम कहें तो म्यूचुअल फंड 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी फंड्स जहाँ पैसे इक्विटी में लगेंगे। एक होता है फिक्स्ड इनकम फंड्स जिसको हम टिपिकली कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाले पैसों में ये इंस्ट्रूमेंट्स में ये पैसा लगाता है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड मनी मार्केट फंड्स जो 1 साल के अंदर के मैच्योरिटी वाले पेपर्स में आपका पैसा लगाता है। देन यू हैव गोल्ड फंड्स जो कि कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड में पैसा लगाता है। एंड इंटरनेशनल फंड्स जो कि फॉरेन इक्विटी, फॉरेन स्टॉक, फॉरेन डेट के अंदर में आपका पैसा लगाता है, दैट इज इन इंटरनेशनल फंड्स। सो ये बहुत लूज कैटेगराइजेशन है। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा हम फॉलो करते हैं वो सेबी का कैटेगराइजेशन है, जहाँ पे अभी हमने 37 कैटेगरी के बारे में। कुछ अदर कैटेगरीज भी रह गई है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो सुन लीजिए कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान क्या होता है सर? ये क्लोज एंडेड डेट फंड है जिसका मैच्योरिटी डेट बताया रहता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड आपका मैच्योरिटी डेट है कि इतनी तारीख को फंड मैच्योर हो जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। देन यू हैव अ टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड एंड दिस इज ऑल्सो लाइक एन FMP ओनली। खाली फर्क ये कि सर इट इज़ अ पैसिव डेट फंड जो जनरली एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है और एक स्पेसिफिक दिन वो मैच्योर करता है। देन यू हैव अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड जहाँ पर ये एक तरह का हाइब्रिड फंड है, बट इसको स्ट्रक्चरिंग ऐसी की गई है कि यहाँ पर आपका पैसा माइनस होने का चांसेस नहीं के बराबर है। तो बेसिकली आप देखोगे कि इस फंड के अंदर में मेजरली आपका पैसा डेट में रहता है और थोड़ा बहुत पैसा आपका इक्विटी में रहता है। देन यू हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये एक ऐसा फंड है जो कि प्राइमरली जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपका पैसा लगाता है। एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जो कि रियल एस्टेट एसेट्स या उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ लाइक REITs इसके अंदर में पैसा लगा रहा है। बेसिकली इसके थ्रू वो आपको एक्सपोजर दे रहा है प्रॉपर्टी सेक्टर में। बट प्रैक्टिकली आज के दिन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स या रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के स्पेस में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। एंड ये आखिरी स्लाइड है दोस्तों कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि देखो म्यूचुअल फंड इंडिया में कितनी रैपिडली ग्रो कर रहा है। कहाँ 2002 में हमारी इंडस्ट्री का साइज़ सिर्फ और सिर्फ 1 लाख करोड़ था। मुझे याद है आई थिंक इट वॉज समवेयर इन 2014, हाँ, जब मोदी जी पहली बार आ रहे थे उस समय हमारी इंडस्ट्री का साइज सिर्फ 10 लाख करोड़ था। दैट वाज द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड एज आई स्पीक विथ यू टुडे वी आर समवेयर क्लोज टू अबाउट 68 लाख करोड़।
So this industry has grown by about 7 times in just last 10 years. So that's a phenomenal growth. So म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है, एंड आप अगर इस इंडस्ट्री में आओगे, NISM एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फिनेंस में अपना करियर बना सकते हो। तो लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है स्क्रीन पर कि डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो एक यूनिट से कितना पैसा उठेगा, इसको हम कहते हैं NAV, यानी कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम का दाम क्या है। NAV पे डिटेल में चर्चा करेंगे हम चैप्टर 7 में। अगला सवाल पूछता है कि ईच म्यूचुअल फंड मस्ट हैव अ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। येस, दिस इज ट्रू। शुरुआत की स्लाइड में हमने कहा था कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये बताना ज़रूरी है। इक्विटी फंड का ऑब्जेक्टिव अलग है, ओवरनाइट फंड का ऑब्जेक्टिव अलग है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। बताइए इसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। यहाँ कस्टमाइज पोर्टफोलियो मिलते हैं, नहीं सर ये तो डिसएडवांटेज है। मैं कभी भी कन्वीनियंस टू बाई स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली, नहीं सर जो पोर्टफोलियो दिया है वही खरीदना है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि क्योंकि इतना बड़ा पैसा मैनेज होता है, इसलिए छोटे से इन्वेस्टमेंट पे भी आप बड़े से बड़े फंड मैनेजर का सर्विस ले सकते हो। अगला सवाल है कि द ट्रांसपेरेंसी लेवल्स इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो। क्या लगता है दोस्तों, ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज विच अमंग्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। किसमें मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड होगी? जवाब है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स का मैच्योरिटी फिक्स्ड होता है। सो दोस्तों इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 2 खत्म किया। आई नो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, बट ये चैप्टर ही इतना बड़ा है और ये प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मेरा मानना है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और अपने करियर के पर्सपेक्टिव से भी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर अल्टीमेटली ये काम आएगा। दोस्तों हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे रील्स हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिक पे डाल रखे हैं। सो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिक को सब्सक्राइब करिए और उसमें जितने रील्स दिए गए हैं इन सबको आप देखिए। आई एम प्रिटी श्योर कि हम आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी करा देंगे और आप एग्जाम डेफिनेटली क्लियर कर दोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो।